मेरी शादी गैर लोगों में हुई थी और उन लोगों में रिवाज था कि शादी से पहले ही निकाह कर दिया जाता था। उन लोगों के यहाँ मंगनी का रिवाज नहीं था, इसलिए नेहा मेरा भी निकाह किया गया। और निकाह के बाद मैंने अपने शौहर को देखा, बहुत खूबसूरत इंसान था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने वालिदैन के फैसले पर फख्र होने लगा। बाद में मालूम हुआ कि मेरे शौहर में कुछ नक्स है। मेवर मेरी वालिदा ये सुनकर बहुत परेशान हुए। मैंने अपनी वालिदा से इजाजत ली और अपने शौहर से मुलाकात की, लेकिन उनकी बातों से या उनकी किसी भी अमल से नहीं लग रहा था कि इनमें कोई नक्स है, और जिस्मानी लिहाज से भी वो बिल्कुल फुट नजर आ रहे थे। मुझे लगा कि किसी ने ऐसे ही हवाई उड़ा दी है। मैंने घर आकर वालिदा को बताया और मुतमईन हो गई। हमारी शादी की तैयारियां शुरू थी। मैंने बड़े जोश और खरूश से अपनी शादी की तैयारियां की और आखिरकार शादी का दिन आ गया। मैं दुल्हन बनकर पार्लर से वापस घर आई तो मेरी माँ ने एक छोटा सा शापर मुझे देते हुए कहा कि मैं इसको अपने हैंड बैग में छिपा लूं। मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे शौहर के लिए दवाई है। तुमने इसको हर रोज दूध में मिक्स करके इसको पिलाना है और ये अमल 20 दिन तक करना है और ये रू किसी को भी मालूम ना हो। मैंने वालिदा से पूछा कैसे? उन्हें तो कुछ भी नहीं है। तो फिर किस चीज की दवाई है? तो वालिदा ने कहा कि मैं ज्यादा सवाल जवाब न करो और ये दवाई इसको लाजमी पिलाऊं। मैंने चुपचाप वो दवाई अलिफ दाई अपने बैग में डाल ली और रुखसत होकर अपने ससुराल में आ गई। ससुराल में मेरी खूब आओ भगत की न जाने कितनी रस्में की जाती रही। मेरी सास और नंद के हर अमल से उनकी खुशी नजर आ रही थी और मैं खुद को खुशकिस्मत समझती रही थी कि मैं इतनी मनचाही बहू हूँ और मेरा शौहर भी हर बात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। मैं अपनी माँ की बताई हुई बात भूल गई थी और मुकम्मल तरीके से अपनी शादी की रस्में एंजॉय कर रही थी। रात गए मुझे कमरे में पहुंचाया गया और मेरे कमरे में जाने के थोड़ी देर बाद ही मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहा कि मैं किसी सूरत भी शौहर को दवाई खिलाना ना भूलूं। मुझे लगा कि मेरी माँ कभी भी मेरा बुरा नहीं चाह सकती, इसलिए मैंने उनकी बात मानने का फैसला कर लिया। जैसे ही मेरी नंद दूध का गिलास कमरे में रख कर गई, मैंने फौरन इसमें दवाई मिला दी। इस काम से मैं अभी फारिग हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुए। सलाम दुआ के बाद जब उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो कितनी देर मेरे चेहरे से नजर ना हटा सके। शायद हमारे दूर दरमियान मौजूद पाकीज़ा रिश्ते ने उनके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दी थी, लेकिन मैं तो शर्मवा की वजह से उनको नजर भर के देख भी नहीं सकी। मेरी थकन के पेश नजर मेरे शौहर ने मुझे कपड़े तब्दील करने का बोला। मैंने अपने शौहर को दूध का गिलास पकड़ाया और खुद कपड़े तब्दील करने और खुद दो चली गई, लेकिन मेरे वापस आने तक मेरा शौहर सो चुका था। मैं सोच रही थी क्या हो अमीरा शौहर सो क्यों गया था और वो भी इतनी जल्दी सो गया। थोड़ी देर पहले जब वो मुझसे बातें कर रहा था तो इस वक्त उसके चेहरे पर नींद के आसार बिल्कुल भी नुमाया नहीं थे। अब अचानक ये क्या हो गया था? मुझे लिबास तब्दील करने और मेकअप साफ करने में तकरीबन 15 से मिनट ही लगे होंगे और ये इतना ज्यादा वक्त नहीं था कि कोई दूल्हा शादी की पहली रात इस तरह सो जाए। ना ही तो उन्होंने ऐसी बात की थी कि उन्हें नींद आ रही है या वो थक चुके हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहे थे थोड़ी देर पहले मुझसे बातें करते हुए, और मैं तो जैसे हवाओं में थी। वो मेरी हसन की इतनी तारीफें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे बगैर मेकअप के देखना चाहते हैं, मीर अलिफ खालिस हसन देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने मेकअप साफ किया। वाकई में बहुत खूबसूरत थी। मैं चाहती थी कि वो मेरा चेहरा बगैर मेकअप के देखें ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि मेकअप के बगैर भी मैं बहुत खूबसूरत दुखती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई तो मेरे शौहर साहब तो नींद की आगोश में जा चुके थे। उन्हें सोता देखकर तो मेरे अरमानों का महल जमीन बोस हो गया था। ये वो लम्हात होते हैं जो एक दुल्हन अपने शौहर के साथ गुजारना चाहती है और ये जिंदगी भर के लिए यादगार लम्हात बन जाते हैं जब एक जायज रिश्ते में लड़का और हिरामत से दूर भागते हैं ताकि वो हलाल के रिश्ते निभा सके। लेकिन मेरी किस्मत के मेरा शौहर तो सो चुका था। मैंने उनके करीब जाकर गला खंगारा ताकि उनकी आंख खिल जाए, मगर उनके वजूद में किसी किस्म की कोई हरकत दोस्त नहीं हुई। फिर मैंने अपनी चूड़ियों की आवाज से शोर पैदा करने की कोशिश की उनके कान के कुराबता के उनकी आंख खिल जाए, मगर बेसूद में सोच में पड़ गई कि आखिर में मिनट में ऐसा क्या हो गया जो ने इतनी गहरी नींद आ गई। फिर अचानक मेरी नजर इस दूध के गिलास पर पड़ी जो खाली था, तो मुझे याद आया कि मैंने थोड़ी देर पहले ही उनको दवाई मिला कर दी थी दूध के साथ। मैं सोच रही थी कि क्या वाकई ये इस दवाई का असर था जो वो गहरी नींद में चले गए थे। अगर ये दवाई का असर था तो बहुत गलत हुआ था। अभी तो उन्होंने बातें करना शुरू की थी। ये सब क्या हो गया था? मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। मैंने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो ऐसे सोए जैसे जागे ही ना थे। मैं परेशानी से अपना मोबाइल उठाया और अपने वालिदा का नंबर मिला। मेरी माँ ने परेशानी के आलम में मुझसे सवाल किया कि मैं इस वक्त उन्हें क्यों कॉल कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे मेरी
माँ बहुत घबराई हुई महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि उन्हें लगता है कि मैं उन्हें कोई बुरी खबर सुनाने वाली हूँ, इसीलिए फोन किया है। उम्मी जो अपने दवाई मुझे दी, क्या वो नींद की दवाई थी? क्योंकि दवाई लेने के बाद तो मेरे शौहर फौरन ही तो गहरी नींद में चले गए हैं। ये तो कोई बात ना हुई। अगर मुझे मालूम होता कि वो नींद की दवाई है तो मैं होता उन्हें कभी ना देती। अगर उन्हें सुबह उठकर मालूम हो गया कि मैंने उन्हें नशा आवर दवा दी है उन्हें सुलाने के लिए, तो मेरा क्या किरदार बचेगा? उनकी नजर में वो तो यही सोचेंगे ना कि मैं उनसे मोहब्बत नहीं करती, उनकी कुर्बत नहीं चाहती, इसलिए मैंने उन्हें सुला दिया। मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा उन पर? इस किस्म की भार हरकतें शोहरों के साथ वो बीवियां करती हैं जो रूह शौहर से शादी से खुश नहीं होती हैं। शादी की पहली रात शौहर को नशा आवर दवाएं देकर सुला दिया। यही मैं सामने से उम्मी की बात सुने बगैर ही बोले जा रही थी। मेरी वालिदा ने कहा कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो ताकत की दवाई थी, इसमें नींद की दवाई शामिल नहीं थी। लेकिन अगर इसे नींद आ गई तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। जो भी है, तुम्हें 20 दिन ये दोस्त दवाई पूरी करनी होगी, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अभी तो तुमने दवाई दे दी है और अगर तुम ये दवाई तरीके से इसे नहीं होगी तो दवा उल्टा असर भी कर सकता है। उम्मी की बात सुन कर तो मैं परेशान होंगी। इसका मतलब 20 दिन यूं ही गुजर जाएंगे और ये दवाई पीने के बाद इसी तरह सो जाया करेंगे। मरता क्या ना करता, मुझे उम्मी की बात माननी पड़ी। मुझे लगा कि सुबह उठकर मेरे शौहर जरूर इस बारे में बात करेंगे, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब सुबह मेरे शौहर ने इस बारे में कोई बात ही नहीं की और वो बिल्कुल नॉर्मल रहे। मैं सोच रही थी कि उन्हें रात कहानी अस्त वाली बात याद नहीं थी कि उनको जल्दी नींद आ गई थी। यहाँ फिर वो जानबूझकर अनजान बन रहे थे और सुबह होते ही सब की मुतजस्सिस निगाहें हम दोनों पर थी। मुझे उन निगाहों से बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि हम दोनों का नॉर्मल रवैया देख करने महसूस किया कि हम दोनों सब मुतमईन हो गए हैं। वो दिन गुजर गया और दूसरी रात भी मैं भी सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरे शौहर को महसूस होता है या नहीं, फिर से दवाई दूध हमें मिल दी और वही हुआ। 2 मिनट के अंदर अंदर मेरा शौहर गहरी नींद सो गया और सुबह उठते हैं वो फिर नॉर्मल था। मुझे भी लगने लगा था कि सच में मेरे शौहर में कोई और नक्स है, वरना कौन शौहर शादी की पहली रात ही सोया रहता है और इसे महसूस भी नहीं होता, और वो सारा दिन बड़ा नॉर्मल रहता। इसका रवैया कहीं से भी ऐसा महसूस न होता कि वो कुछ अलग है। और रात होते ही मैं इसके दूध के गिलास में दवाई डाल देती और वो 2 मिनट के अंदर ही सो जाता। मेरे शौहर सारा दिन आफियत में होते थे, रात को वापस आते थे, हमारी बात होती थी और फिर मुझे मजबूर उन्हें दूध में दवाई मिलाकर देनी होती थी और वो गहरी नींद में चले जाते थे। मैंने वो दवाई छिपा ली थी खास जगह पर। मैं नहीं चाहती थी कि किसी की नजर इस दवाई पर पड़ जाए, खासकर मेरे शौहर की नजर। ना वो मेरे और बारे में क्या सोचेंगे कि मैं क्या करती फिर रही हूँ उनकी नाक के नीचे इस शादी को लेकर। जो मेरी ख्वाहिशात थी या मैंने जो कुछ सोच रखा था वो सब मुझे ख्वाब लगने लगा था। ये शादी मेरे लिए एक चैलेंज बन गई थी। मुझे अपने शौहर का राज मालूम करना था, क्योंकि इसके नाम पर बया कर आई थी और मैंने उन पर सारी जिंदगी इसके साथ गुजारनी थी। इस सारे दोस्त सिलसिले में 15 दिन गुजर गए और मैं रोजाना अपने शौहर को दवाई दे देती थी, लेकिन मेरे भी कुछ जज्बात थे। हर नई नवीली दुल्हन की तरह मेरे अंदर भी जज्बात का समंदर ठाठे मारने लगा था। मैंने सोचा मेरी ख्वाहिश कोई ना जाए, इस ख्वाहिश तो नहीं है लीजी खुदा की नजर में जायज है, बल्कि खुदा ने इसका इल्म दिया है, तो फिर मैं क्यों अपने आप पर जुल्म कर रही हूँ? मैं ना सिर्फ अपने आप पर जुल्म कर रही थी बल्कि अपने शौहर पर भी जुल्म कर रही थी। मुझे लग रहा था उनमें कोई नक्स नहीं है, बिला वजह ये बात फैलाई गई थी। और एक रात जज्बात के हाथों मजबूर होकर मैंने एक दिन अपने खाई शौहर को बगैर दवाई के दूध पिला दिया। फिर वैसा ही होने लगा जैसी मेरी ख्वाहिश थी। मेरे शौहर मोहब्बत भरी बातें करने के बाद करीब आए। अभी हमें लेटे कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे अजीब सा कुछ महसूस हुआ और जब मैंने उठकर लाइट ऑन करके देखा तो मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। ये क्या हो रहा था मेरे साथ? ये मेरा शौहर मेरे साथ किया कर रहे था और वो क्या से क्या बन गया था। इसको इस हाल में देखकर तो मेरी चीख बुलंद हुई थी। मैं फटी फटी आंखों से अपने शौहर को देखने लगी। इसी वक्त मुझे एहसास हो गया था कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। यही वो नक्स था जिसकी बातें बार बार मेरी वालिदा मुझे से कर रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे मेरे शौहर से खौफ आने लगा मुझे और तो कुछ समझ ना आया। मैं फौरन कमरे से बाहर भाग गई और जाकर अपनी सास को जगाया। सास ने मुझसे कहा कि आखिर क्या हो गया है? आधी रात को ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है जो तुम मुझे जगा रही हो? मैंने कहा आपके लिए क़यामत नहीं आई होगी, लेकिन मेरे लिए तो क़यामत ही आ गई है। आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
मैं उनका हाथ की कर अपने कमरे में ले आई। वो कमरे में आई तो खामोश खड़ी होगी, जैसे उन्हें मालूम हो कि ये मेरे शौहर के साथ ये सब मसला है। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है। मेरी सास कहने लगी कि तुम्हारी शादी को आज 15 दिन तुम है नहीं पता कि ये सब किया है। ये बोलकर मेरी सास तो वापस चली गई और मैं अकेली अब इसका हल ढूंढ रही थी इस वक्त, और कुछ समझ ना आया तो मैंने फौरन से दूध में वही दवाई मिलाकर शौहर को पिला दें और वो 2 मिनट में सो गए। दूसरे दिन सुबह उठने के साथ ही मैंने कहा कि मुझे अपनी उम्मी के घर जाना है और मेरे शौहर मुझे मेरी उम्मी के घर छोड़ गए। मैंने आते साथ ही उम्मी से सवाल किया कि क्या आपको सब कुछ मालूम था? अगर मालूम था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, और आपने मेरी शादी वहां क्यों की, और अगर मालूम नहीं था तो फिर आपने वो दवाई मुझे क्यों दी? इतने सारे सवाल मैंने एक साथ कर दिए, लेकिन मेरी माँ ने मुझे किसी बात का भी जवाब खानी दो ना दिया और एक ही बात कही कि ये तुम्हारा नसीब है। मैंने इस वक्त कहा था कि सवाच वो, और तुमने कहा कि वो लड़का बिल्कुल ठीक है, अब तुम्हें वहां ही रहना है और इसी इंसान के साथ गुजारा करना है। ये टका सा कहानी जवाब सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे लगा कि वो मेरी सौतेली माँ है। अगर सगी माँ होती तो कम अज कम मेरे साथ ऐसा ना करती, लेकिन मुझे लगा कि मैं अगर अपनी माँ को वो सब बताओ जो मैंने देखा था, जो शायद उनको मामले की संगीनी का एहसास हो। मैंने उनको इस बताया जो मैं इस दिन देखा था, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई जवाब ना दिया और उधर उधर की बातें करने लगे, जिससे मैं समझ गई कि मैं वापस इस घर में नहीं आ सकती। घर 2 में रहना है और इसी इंसान के साथ रहना है, और अब वो इस घर में वापस जाने के नाम से डर लग रहा था। लेकिन मैं औरत हूँ, मजबूरी थी। 2 दिन अपनी वालिदा के घर रहकर मैं वापस इसी घर में चली गई, जो अभी मुझे घर कम और जहन्नम ज्यादा लग रहा। हैरत की बात यह थी कि सारा दिन मेरा शौहर बिल्कुल नॉर्मल रहता था, मेरा ख्याल रखता था, मेरी छोटी छोटी खुशियों को भी नहीं भूलता, और घर से बाहर जाता तो हैन भी भली खाली हाथ ना आता था। मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आता। इतना प्यार करने वाला इंसान रात के अंधेरे में क्या बन जाता था। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान थी। सच तो ये है कि मुझे भी अपने शौहर से प्यार हो गया था और मैं इसे छोड़ के जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे इससे और भी किया था जिसे समझ में आती थी कि इस चीज का क्या हल है, और जो हल था वो जरूर करती थी। अब रोजाना रात को दूध में दवाई मिलाकर पिला देती। सवाल ये था कि कहानी अगर मेरा शौहर ऐसे ही रहा तो जिंदगी कैसे गुजरेगी। इस दिन के बाद से मेरी सास का रवैया भी मेरे साथ बदल गया था। वो भी मेरे शौहर के सामने तो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आती है, लेकिन शौहर के पीछे से रिवायती सास बन जाती है और मेरे हर काम में कोई ना कोई सवाल कर देती। अब मैं 2 महाजों पर लड़ रही थी, क्योंकि मेरी माँ ने तो मुझे साफ हरी झंडी दिखा दी थी कि मैं वापस नहीं जा सकती। हैरत की बात यह थी कि हमारे घर में कोई भी मौजू पर बात नहीं करता था, और अगर करता भी था तो सामने नहीं करता था। शायद किसी को कुछ मालूम का, और दवाई भी बहुत कम दिनों की रह गई थी, और मैं तो ये सोच सोच के परेशान थी कि अगर दवाई खत्म हो गई तो क्या होगा। मैंने फैसला किया कि इस मौजू पर अपने शौहर से ही बात करती हूँ। मैंने बातों बातों में उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन ये महसूस करके मैं परेशान हूँ कि है तो 6 मालूम नहीं है, और अगर ऐसा है तो कैसे चलेगा। जब भी मेरी आंखों के सामने वो रात आती मैं फिर से कांप जाती। एक दिन लेकिन घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और मेरी सास थे। मैंने सारे काम जल्दी जल्दी खत्म लिए और जाकर सास के कमरे में बैठ गई। उधर उधर की बातों के दौरान ही मैंने अपनी सास से कहा कि वो मुझे बीच बताएं कि ये सब किया है ताकि इसका कोई हल ढूंढा जा सके। पहले तो उन्होंने बात आगे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें मजबूर किया कि वो मुझे सच बताएं, क्योंकि अब ये बात मेरी जिंदगी से भी जड़ी थी। जो कुछ मेरी सास ने बताया दे मेरे लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी की बात थी। उन्होंने बताया आया कि जब मेरा शौहर पैदा हुआ तो बिल्कुल ठीक था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, आहिस्ता आहिस्ता इसमें ये सब पैदा होता गया। सारा दिन बिल्कुल नॉर्मल रहता, स्कूल भी जाता और बहुत ज़हीन था, इसलिए क्लास में हमेशा अव्वल आता था और गैर निसाबी सरगर्मियों में भी सबसे ये आगे रहता था। लेकिन रात होते ही वो रहता था बदल जाता था। मैंने इस चीज को इतना खास ध्यान नहीं किया और ये जवान हो गया, और अब इसमें ये चीज इतनी ज्यादा हो गई थी कि मैं परेशान होंगी। मेरे पास इसका कोई हल नहीं था और मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। उसके भी इसे बहुत से आलमों और पैरों से में से काम नहीं बन पा, तो मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने बताया कि इसका इलाज सिर्फ ये है कि इसकी शादी कर दी जाए। अब मैं किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए 2 साल और गुजर गए और उसकी बीमारी ने शिद्दत इख्तियार कर ली। तुम्हारी माँ मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। एक दफा सफर के दूर दौरान मुझे मिले, हम लोग बहुत ही अरसे बाद मिले थे। इस वजह से मैं इसे अपने घर ले आई और बातचीत के दौरान मैंने अपनी परेशानी इसे बता दी। तुम्हारी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया और मेरे सकेगा
और कुछ डॉक्टर्स ने यही कहा कि इसकी शादी कर दी जाए। एक दफा मुहिब में तुम लोगों के घर गई तो मेरे बेटे की नजर तुम पर पड़ गई और तुम उसे पसंद आ गई। इसने मेरे से जिद लगा ली कि मैंने इसी लड़की से शादी करनी है। मैंने तुम्हारी माँ से बात की, कुत्तो दाल ना मानी, क्योंकि वो तो सब कुछ जानती थी, लेकिन मैं भी बेटे की जिंदगी के लिए मजबूर थी। आखिरकार में दोस्त ने तुम्हारी माँ को वास्ता देकर मिला लिया और इस तरह हमने बजाय मंगनी के निकाह किया ताकि बाद में तुम्हारी माँ कोई मसला ना कर सके। लेकिन अब मैं भी डर रही थी कि ना जाने शादी के बाद क्या मसला होगा। लेकिन जब शादी के दूसरे दिन तुम मुतमईन नजर आ रही थी तो मुझे लगा कि डॉक्टर जो कह रहे थे वही सच था। और 60 फिर इतने दिन सुकून में गुजर गए, लेकिन जिस दिन तुम मुझे जगाने आई तो मुझे लगा कि शायद ये सुकून वक्ती था और फिर से दही मसला शुरू हो गया है। अब थे समझ नहीं रही कि मैं इसको दोबारा डॉक्टर के पास लेकर जाओ आ नहीं, और मैं तुमसे भी बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने अपनी सास से कहा कि जो होना था वो तो हो गया, अब वो मेरा शौहर है और उसका साथ दीन अमीर अफर्ज है। मैंने इसको बता दिया कि मुझे मेरी माँ ने एक दवाई दी थी जो कि मैं उनको दूध में डालकर पिलाती हूँ, जिसकी वजह से वो 2 मिनट में सो जाते हैं। लेकिन मेरी सास ने कहा कि ये मसले का हल नहीं है, वो जिस दिन जागता रहेगा इस दिन वो ही होगा। इस वक्त तो मैं खामोश होगी, लेकिन अब मुझे एक उम्मीद थी कि मैं अपने शौहर को ठीक कर लूंगी। एक दिन रात को मेरी नींद खिली तो वही सब फिर हो रहा था। मतलब मेरे शौहर मीर अमीक अप का सामान निकाल कर खुद को मेकअप कर रहे थे। जी बिल्कुल, मेरे शौहर दोहरी शख्सियत का शिकार थे। वो दिन को मर्दाल थे तो रात को खुद को औरत समझने लगते थे, और यही उनकी शख्सियत की गिरा थी जो मुझे खोलनी थी। मुझे याद आया कि आज मैंने उनके दूध में दवाई की मिकदार कम डाली थी, शायद इसीलिए भी रात को वो जाग गए थे। मैं जब उनके पास गई तो वो खुद को औरत समझ रहे थे और औरत की आवाज में बात कर रहे थे और मुझे मर्दाल समझ रहे थे। वो टाइम बड़ी मुश्किल से गुजारा मैंने, लेकिन सुबह होते हैं वो सब भूल गए। अब उनको नहीं पता था कि रात को एक औरत बन गए थे और औरत की तरफ बात कर रहे थे। अगर कोई और उनको इस तरह देख लेता तो शायद वो उनको कोई दूसरी सिंफ समझ लेता, लेकिन वो मर्द ही थे। लेकिन उनके अंदर एक और शख्सियत छी थी। अब ये उनके अंदर कहां से आई, किधर से आई, मुझे इस बात का पता लगाना था। मैं बहाने से उनको अपनी एक दोस्त डॉक्टर के पास लेकर गई और उसको सहारा मसला बताया, और इसने जो हल बताया वो बज़ाहिर तो नामुमकिन लगता था, लेकिन मुझे ये हाल करना था। लेकिन इसका कहना था कि सबसे पहले बुनियाद का पता करना जरूरी है कि उनके अंदर ये मसला आया कहां से। मैंने अपनी सास से पूछा कि ये मसला कब से शुरू हुआ। उन्हें मुझे शुरू से हर बात बतानी है। उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं मालूम कि ये कब से मसला था, लेकिन पहली दफा उन्होंने तब देखा जब मेरे शौहर 8 क्लास में पढ़ते थे। उन्होंने देखा कि रात के वक्त अपनी बहन का मेकअप करके और उसके कपड़े पहनकर खुद को औरत समझ रहा था और इसी की तरह बोलने की कोशिश कर रही थी। इसने बताया कि उन्होंने इसको डांट दिया और ने पड़े बदलने के लिए कहा, लेकिन जब सुबह पहुंचा तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उन्होंने इसे मजाक समझा और इस बात को भूल गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने सब दोबारा देखा और फिर दोबारा से डांट कर कपड़े बदलवाए। उन्होंने समझा कि ये सिर्फ एक मजाक कर रहा है या बहन के साथ सारा दिन खेल कर खुद को भी लड़की समझने लगा है। लेकिन जब मैट्रिक के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा तो उन्होंने समझा कि इसके ऊपर तो कोई साया हो गया है। इसलिए उन्होंने पैरों फकीरों के चक्कर काटने शुरू कर दिए। इस सब से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब ये दिन को मर्द की तरह ही रहते और रात को फिर से खुद को औरत समझने लगते। लेकिन अच्छी बात ये थी कि सुबह उठकर उसको कुछ भी याद नहीं होता था। इसलिए मैंने रात को इसके कमरे को बाहर से ताला लगाना शुरू कर दिया। इस तरह घर में सिवाय इसके बाबा के किसी को भी मालूम नहीं हुआ कि इसके साथ क्या मसला है। लेकिन एक दफा इसके बड़े भाई ने इसे इस हालत में देख लिया जब वो किसी काम से रात को इसके कमरे में गया, और इस तरह बात पूरे घर वालों को पता चल गई। फिर उसके भाई ही इसे डॉक्टर के पास लेकर जाने लगा कि ये कोई दिमागी मसला है, और फिर जो भी हुआ वो तुम्हें मालूम है। बात घूम फिर के वहीं आ गई थी कि ये मसला आया कहां से, जब तक ये बात पता नहीं चलती थी कि मसला शुरू कहां से हुआ। इस मसले का कोई हल नहीं था। दोहरी शख्सियत का ये मसला अगर दुनिया के सामने आ जाता है तो उनकी इज्जत 2 कौड़ी की रह जाती। आखिरकार मैंने स्टोर रूम से उनका पुराना सामान निकाला और वहां से मुझे इस राज का पता चला। उनके पुराने सामान से मुझे बहुत सीडीज और किताबें ऐसी मिलें जो कि साइकोलॉजी और हिप्नोटिज्म पर मुश्तमिल थी, और शायद वही सारी चीजें पढ़ के ये खुद पर आजमाते रहे और फिर ये खुद वही बन गए। मैं वो सारी किताबें अपनी दोस्त डॉक्टर के पास लेकर गई और जैसे वो कहती गई वैसे मैं करती गई। 1 साल लगा और मेरे शौहर बिल्कुल ठीक हो गए। अगर मैं चाहती तो वापस भी जा सकती थी और उनको उनके हाल पर भी छोड़ सकती थी, लेकिन जो इंसान
मुझे इज्जत और प्यार दे रहा है, मैं इसको इस हाल में छोड़कर चली जाओ। ये बात मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं की और सच कहते हैं कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती।